तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो हिंदी कोर आपका सब्जेक्ट है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना क्लास 12th के बच्चों का, तो उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा। यानी कि जब आप अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे तो उसके अंदर इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है, और आपका बोर्ड का जो पेपर आएगा ना हिंदी का पेपर, उसके अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो यही पैटर्न होगा जो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए मैं हिंदी के सैंपल पेपर से लगातार डाल रहा हूं आपके लिए, लेकिन हिंदी इलेक्टिव का सैंपल पेपर डाल रहा हूं क्योंकि जहां दिल्ली में मैं रहता हूं वहां मेरे आसपास के बच्चों के पास, ज्यादातर बच्चों के पास हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। लेकिन अगर पूरे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी का, और उनके पास हिंदी कोर विषय है। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर हिंदी कोर का भी सैंपल पेपर लाइए, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव है तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे सैंपल पेपर्स की वीडियो बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं, और ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर हिंदी जो है सो कि कोर है, जो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर को हिंदी कोर का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले तो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए सैंपल पेपर्स लाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितना गुना बढ़ जाता है। हमें लगता है कि यार बच्चे को जरूरत है सैंपल पेपर की, तो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कोर, और हिंदी कोर का जो आपका सब्जेक्ट कोड रहता है वो 302 यानी 302 रहता है। ठीक है, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा हिंदी कोर का वो 3 घंटे का होगा, और अधिकतम अंक जो होने वाले हैं वो 80 होने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। ठीक है, बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा बच्चों वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सीरीज लिखी हुई रहेगी, आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। बेसिकली 4 सेट के अंदर, सेट 1 2 3 और 4, इस 4 सेट के अंदर आपका पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इन चारों सेट में से आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। आज जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं वो सेट 1 कर रहे हैं। ठीक है, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि कृपया जांच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ 14 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपका पेपर में हिंदी कोर में 13 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि 15 मिनट का जो टाइम है ना वो आपको अलाउ किया जाएगा। इस 15 मिनट के टाइम में आप पेपर को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10:30 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, उससे पहले यानी 10:15 पे ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। आप इस 15 मिनट के दौरान 10:15 से 10:30 बजे तक का ये जो टाइम है, इस दौरान अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको कुछ लिखना नहीं है अपनी आंसर शीट के अंदर। ठीक है, और नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सामान्य निर्देश, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। सामान्य निर्देश के अंदर आप देखेंगे तो कुछ बेसिक बातें आपको बता रखी है, जैसे कि ये जो हमारा प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है, ये 2 खंडों में बटा हुआ है, यानी कि 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है, खंड अ और ब। ठीक है, यानी सेक्शन ए और बी जिसको आप कह सकते हैं। जो हमारा खंड अ होगा उसके अंदर वस्तुपरक, बहुविकल्पीय, और खंड ब में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आपका खंड अ होगा सेक्शन ए जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो सेक्शन बी होगा यानी खंड ब होगा उसके अंदर जैसे कि वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, बोले तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको उसका आंसर लिखना होगा। वहां पर आपको कोई भी विकल्प, इस तरह का ऑप्शन वगैरह जो है सो कि देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए के अंदर ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है कि खंड अ में कुल 45 वस्तु परक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बता रखा है खंड ब के अंदर 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और उनका आंसर आपको निर्देशों का पालन करते हुए देना है।
प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्न की कुल संख्या 13 है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी कि अगर हम लोग दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को मिला लेते हैं, सेक्शन ए और बी यानी खंड अ और ब के, तो टोटल इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय क्रम संख्या अवश्य लिखे, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यानी कि जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखे। ठीक है, इस तरह से, और कोशिश करें कि क्रम संख्या के अनुसार आप जो है आंसर दे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया तो 2 का दीजिए, 3 का आंसर दीजिए, इस तरह से। तो इससे क्या होता है, जब टीचर आपका कॉपी चेक करता है तो उसको इजी पड़ जाता है कॉपी को चेक करने में। ठीक है, और ये कुछ बेसिक बातें रही जो 20 फरवरी 2023 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, हिंदी कोर का बेसिकली, तो उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको आप सेक्शन ए भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर वस्तु परक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और सेक्शन ए जो आपका रहेगा यानी खंड अ जो रहेगा आपका 40 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए यानी खंड अ का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ये जो पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं गद्यांश के अंदर किसकी बातें कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश में बताया गया है कि शिक्षा का अर्थ बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना होता है कि वे समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के साथ साथ अपने मन की गतिविधियों को निष्पक्ष व स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, जब कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो उसका मतलब ये होता है ना कि वो पूरे समाज का भला कर सके, अपना भी भला करो, पूरे समाज का भला करे, अंधविश्वास पर, इन सब पे भरोसा ना करे। ठीक है, और इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती है जब बंदा एजुकेटेड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से आपका पैसेज यहाँ पर दे रखा है। इसी पैसेज के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रखा है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य डैश का सामर्थ्य विकसित करना है। तो इसके अनुसार किसका सामर्थ्य विकसित करना है, तो वो है आपका बच्चों पूर्वाग्रह से रहित निरीक्षण और विश्लेषण का। तो ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि गद्यांश में लेखक किस प्रकार के नवीन संसार की कल्पना कर रहा है। तो गद्यांश के अंदर जो लेखक है आपका, वो यहाँ पर मौलिक सोच और दृष्टिकोण पर आधारित जो संसार है इसकी कल्पना यहाँ पर कर रहा है। तो ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तकनीकी ज्ञान से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो तकनीकी ज्ञान से अगर हम लोग लेखक की बात कर रहे हैं तो जानकारियों के स्मरण का ज्ञान, ये लेखक कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी को तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो उसको पास जानकारियां जो है ना उसका स्मरण का ज्ञान है कि इंफॉर्मेशन को वो याद रख सकता है। ठीक है, तो ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि दूसरे अनुच्छेद में मुख्य रूप से क्या बताया गया है। तो जो दूसरा अनुच्छेद है बच्चों हमारा, वहां पर बताया गया है सामाजिक बंधनों की चुनौती देना, यानी कि जैसे सामाजिक बंधनें जो होती है, समाज की जो बेड़ियां होती है, उसको कैसे चुनौती दी जा सकती है, ये हमारा दूसरे अनुच्छेद यानी दूसरे पैसेज के अंदर बताया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि बाधा रहित विकास डैश होने पर संभव है। यानी कि पहला जो अनुच्छेद है उसके अंदर यह बताया गया कि जो बाधा रहित यानी कि किसी विकास अगर आपको करना है तो वहां पर बाधा नहीं आएगा। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, तो वो जब हो सकता है बच्चों जब यहाँ पर समझ का विकास हो, यानी कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप अपना विकास कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न बाधा के कह लीजिए। ठीक है, तो ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले का छठा, कि परंपराओं और आदतों से जकड़े जीवन में कितना विकास होता है। तो परंपराओं और आदतों से जकड़े जीवन में आपका बच्चों अस्पष्टता और रूढ़िवादिता से यहाँ पर विकास होता है। तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि मूल अवधारणाओं के प्रति दृष्टिकोण के परिवर्तन से डैश का विकास होता है। जो मूल अवधारणाएं होती हैं, पहले से जो रीति रिवाज चली आ रही होती है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसमें अगर परिवर्तन किया जाए ना, तो किसका विकास होता है बच्चों हमारा? तो हमारा विकास होता है सामाजिक क्रियाकलापों के निष्पक्ष और स्पष्ट निरीक्षण का सॉरी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पहले से कोई सोच चली आ रही है, जैसे सती प्रथा, यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, जैसे पति जैसे कि अंतिम संस्कार हो जाता था या पति जो है देहांत कर जाता था किसी पत्नी का, तो पति के साथ साथ पत्नी को भी जलना पड़ता था, ठीक है। तो उसे बोलते थे सती प्रथा, जिसको खत्म किया गया। इससे क्या हुआ? सामाजिक क्रियाकलापों के निष्पक्ष और स्पष्ट निरीक्षण हमें देखने को मिला। तो ग वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थी आविष्कार और अनुसंधान कब कर पाता है? जो एक स्टूडेंट होता है वो कब एक इन्वेंशन कर पाता है और रिसर्च कर पाता है? तो वो जब कर पाता है जब वह परंपरागत रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से मुक्त हो जाता है। जो उसकी परंपरागत रीति रिवाज चले आ रहे हैं और अंधविश्वास चले आ रहे हैं ना, रीति रिवाज तो खैर ठीक भी है, लेकिन जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, अंधविश्वासों से जब वो मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, तब एक स्टूडेंट कुछ इन्वेंट कर पाता है और यहाँ पर रिसर्च कर पाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि शिक्षा का कार्य परंपरा और आदत को सही अर्थों में जानना और अन्यथा का वध करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त कथन में रेखांकित वाक्यांश का सही भावार्थ पहचानना है आपको, यानी कि अन्यथा का वध करना है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बच्चों आपका अनावश्यक गतिविधियों का त्याग करने देना, यानी कि जो फालतू के काम है ना उसको छोड़ दो भाई, जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसी को करो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन अभी कथन और कारण वाला है। यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि शिक्षा का कार्य निष्पक्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण का विकास करना है, यानी कि जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन होता है ना, उसका काम होता है निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से कोई भी एक नजरिया तैयार कर देना, ठीक है। और यहाँ पर कारण कह रहा है कि ऐसी शिक्षा ही रचनात्मकता को जन्म देने में सहायक होती है, यानी कि ऐसा ही जो एजुकेशन होता है ना वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, उसको पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है, यानी कि ये जो कथन बताया गया है वो भी सही है और कारण आर जो है वो सही व्याख्या उसकी करता है। तो इस हिसाब से इसका ग वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो काव्यांश दे रखा है इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा, अथवा भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा काव्यांश को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दान जगत का प्रकृत धर्म, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। तो इस तरह से आपके काव्यांश दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली दान और मनुष्य से जुड़े, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ ये काव्यांश आपका दे रखा है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनको समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो काव्यांश है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दूसरे पद में कवि ने कर्ण की प्रतिज्ञा को डैश और डैश बताया है। तो जैसे कि जो कवि है उसने कर्ण की प्रतिज्ञा को हमारा यहाँ पर जैसे कि अड़ित और ओजस्वी बताया है, ठीक है। तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कवि ने कर्ण के चरित्रांकन हेतु डैश का अवलंबन लिया है, ठीक है। तो सॉरी अवलंब लिया है, तो वो है हमारा यहाँ पर बच्चों क्रियाकलापों का, ठीक है। ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त काव्यांश में कर्ण के डैश की प्रतिष्ठा की गई है, ठीक है। यानी कि ये जो काव्यांश पढ़ा आपने उसके अंदर कर्ण के किसकी प्रतिष्ठा की गई है। तो कर्ण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मानवीय उदात्त मूल्यों की जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई है, उनकी इज्जत की गई है बच्चों, कि वो कितने अच्छे व्यक्ति थे, दान देने में कर्ण का नाम आज तक इतिहास में लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कर्ण की दानवीरता का उल्लेख करने से
पूर्व क्या प्रतिपादित किया गया है। तो कर्ण जो दानवीर था, इतना चीजें दान कर देता था, तो उससे पहले उनका क्या प्रतिपादित किया गया है, किन चीजों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दान के महिमाय आलोक को दिखाया गया है यहाँ पर। तो क वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि और दान देने में वे कितने विनम्र रहते थे। कर्ण जो थे और ज्यादा दान देने में कितने विनम्र रहते थे। ये जो कितने वाला शब्द है ना, इसका आपको मतलब उपयुक्त पंक्ति के रेखांकित शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया, ये जो कितने हैं, तो इसका इस्तेमाल जो यहाँ पर किया गया है ये किस संदर्भ में हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका इस्तेमाल जो हुआ है इस शब्द का, वो बहुत विनम्र स्वभाव को बताने के लिए हुआ है, क्योंकि जो कर्ण थे ना भाई, वो दान देने में बिल्कुल नहीं कतराते थे, इसीलिए उनका कवच और कुंडल मांग लिया गया। जी अगर वो कवच और कुंडल उनके पास रहता तो उनको कोई हरा ही नहीं पाता। तो कर्ण जो थे वो दानी, बहुत बड़े दानी थे, आज तक उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका घ वाला विकल्प हो जाएगा। इसके आगे चलूं तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाले जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या है कि निम्नलिखित कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये कविता पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये लाइनें दी गई हैं। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो इसी कविता के अनुसार पूछा जा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये जो है आपका कविता, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध जी का है, ठीक है, स्रोत यहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पद संख्या 6 में नदी की कौन सी विशेषता दृष्टव्य है, ठीक है, यानी कि जो पद संख्या 6 है, छठे पद के अंदर नदी की कौन सी विशेषता दिखती है हम लोगों को। तो यहाँ पर बात करें तो नदी का जो मानसिक दृढ़ता है ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो पहले का ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या पूछ रहा है कि अंग भंग कर कर क्यों आपे से बाहर हो जाती हो, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर नदी की यह अवस्था किस ऋतु में होती है। तो ये जो है वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि देखिएंगे आप नदी जो है ना वर्षा ऋतु में बिल्कुल अपने उफान पर बहती है, इसलिए इन लाइनों का प्रयोग किया गया है कि अंग भंग कर कर क्यों आपे से बाहर हो जाती हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बहुत दूर जाना है तुमको, पड़े राह में रोड़े हैं, ठीक है, सामने खाइयां गहरी, नहीं बखेड़े थोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में वर्णित नदी की यात्रा को मानव जीवन से जोड़कर या जोड़ने पर सबसे उचित विकल्प कौन सा होता है। तो वो होगा हमारा बच्चों, जीवन की यात्रा में अनेक प्रकार की समस्याएं और बाधाएं होती हैं, अगर मानव के जीवन से जोड़े इसको तो यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंदगी जो होता है ना भाई, रोलर कोस्टर राइड के समान होता है मनुष्य का जिंदगी। बहुत सारी बाधाएं आती है, कभी सुख देखने को मिलेगा आपको, कभी दुख देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी आपके अच्छे नंबर आ जाते होंगे तो आप खुशी हो जाते होंगे, कभी कम नंबर आते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा। तो इस तरह के रोलर कोस्टर राइड के समान है और जीवन बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि कविता के अनुसार नदी अपने अंतर्मन की व्यथा को डैश के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, यानी कि कविता के अनुसार जो नदी है ना उसके मन में क्या चल रहा है इसको कैसे व्यक्त करता है। तो इसको व्यक्त करने के लिए नदी जो है ना वो लहरों का सहारा लेता है। नदी की जो लहरें होती है कभी इधर जाती हैं कभी इधर जाती है, तो इसका सहारा लेकर के नदी जो है ना उसके अंतर मन में जो व्यथा चल रही होती है उसको जैसे कि लहरों के रूप में ये व्यक्त करता है, ठीक है। तो ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त कविता के अनुसार सही विकल्प आपको पहचानना है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा कि इस कविता में नदी के यथार्थ द्वारा मानव जीवन में निहित गुणार्थ को संप्रेषित किया गया है, यानी कि इस कविता में देखेंगे तो नदी के बारे में भी वर्णन है और उसी को लेकर के मनुष्य के जीवन के ऊपर भी कई सारी बातें की गई है। तो इस हिसाब से इसका घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने पांचों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित माध्यम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा है मुद्रित माध्यम, मतलब कि छपा हुआ जो माध्यम होता है ना, उसकी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो वो है आपका पाठक का निरक्षर होना। देखिए पाठक यानी पढ़ने वाला बंदा ही अगर अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सकता, तो मुद्रित माध्यम उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है मुद्रित माध्यम का। अगर वो टीवी पर कुछ चीज देख रहा है तो वो समझ भी सकता है, रेडियो में कोई चीज सुन रहा है तो उसको समझ सकता है, लेकिन अगर वो उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो वो कोई चीज पढ़ा हुआ नहीं मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मुद्रित माध्यम की विशेषता जो हमारी नहीं है वो पाठक का निरक्षर होना। तो इस हिसाब से हमारा घ वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यानी कि साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप जॉब के लिए गए हैं, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी होना। यानी कि जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले रहा है तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी उसके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ साक्षात्कार का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। इंटरव्यू का एक फिक्स मोटिव होना चाहिए कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, इधर उधर की बातें वहां पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ साक्षात्कार के समय हुए चर्चा का लिखित अथवा रिकॉर्ड रूप में होना चाहिए। ठीक है, यानी जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां पर जो चीजें होती है रिकॉर्ड के लिए उसको लिखित और रिकॉर्ड रूप में इस तरह से रखा जा सकता है। तो ये 3 बातें तो सही है, लेकिन ये जो ग वाला है ये गलत है। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार के लिए दुरूह प्रश्नावली का प्रयोग होना ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा और घ वाला ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प जो हमारा सही होगा ये ग वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि समाचार लेखन में कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, समाचार लेखन में आपको पता है 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों का, इस तरह से करके 6 ककार होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समाचार लेखन जब होता है, जब समाचारों को लिखा जाता है, तो कौन सा जो ककार होता है ये सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पर बेस्ड होता है। तो वो होता है हमारा यहाँ पर क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सब। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ख वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, की मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दिव्यांग G20 वर्ल्ड कप का किया शुभारंभ। उपयुक्त समाचार का शीर्षक किस लेखन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी ये जो न्यूज है ये किस कैटेगरी में आता है हमारा। तो ये जो न्यूज है बच्चों हमारा ये आएगा आपका खेल जगत यानी स्पोर्ट्स न्यूज के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरे का पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार कारोबार और व्यापार जगत से है। इसमें से कौन सा ऐसा समाचार है जो आपका कारोबार और व्यापार जगत से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो वो है हमारा यहाँ पर बच्चों लगातार 3 दिनों से सोने चांदी की कीमतें जो है वो उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। ये वाला जो न्यूज है ना ये कारोबार और व्यापार जगत से लिया गया है। ठीक है, तो क वाला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर एक काव्यांश दे दिया, बेसिकली आपको उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काव्यांश दे रखा है, बेसिकली इसको आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना उसका आंसर देने का प्रयास हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि काव्यांश को पढ़कर कहा जा सकता है कि कवि ने मुख्य रूप से डैश किया है। तो कवि ने क्या किया है, बाल सुलभ उत्काओं का अनुपम वर्णन किया यहाँ पर। ठीक है, उत्काओं का, ठीक है, सॉरी उत्थाओं का यहाँ पर अनुपम वर्णन किया। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कथन देखिए हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है
कि कुछ शिशु जन्मावस्था के समय अपने साथ कपास लेकर जन्म लेते हैं, ये हमारा कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके आगे देखिए, कपास शब्द का प्रयोग बालमन की कोमल जैसे कि अनुभूतियों के प्रतीक रूप में किया गया है, तो ये सही है हमारा। और तीसरा भी सही है कि बच्चों का शारीरिक गठन जन्म से ही कपास की भांति नरम और लचीला होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, बहुत कोमल होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इसका जो ख वाला विकल्प है हमारा, पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ये कथन अभिकथन और कारण वाला है बेसिकली। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि कथन यानी कि असर्शन, छतों के किनारों से चोटिल न होने पर बच्चे अधिक निर्भय हुए, ये कथन कह रहा है। कारण क्या कह रहा है यहाँ पर, रीजन आज जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, कि सुरक्षित बच जाने पर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वे अधिक बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हुए। तो ये यहाँ पर कह रहा है हमारा कारण। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, क्या कारण गलत है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कथन ए सही है और कारण आर जो है ना उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का अर्थ है कि डैश, यानी कि जो दिशाएं होती है ना उसको मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ होता है, ये हमारा काव्यांश के अंदर से क्वेश्चन है बेसिकली कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है हमारा बच्चों, चौथे क्वेश्चन का आप लिखेंगे, आसपास का वातावरण संगीतमय हो गया है, यानी कि आसपास का जो वातावरण है, पूरा एनवायरनमेंट है, वो म्यूजिक से भर गया है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो इस तरह से ख वाला विकल्प हमारा सही उत्तर। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपको मिलान करना है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। पहला जो है आपका, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों द्वारा बच्चों को थामना, तो ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके अंदर मानवीय क्रियाकलाप जो है ना वो आरोपित है, इसलिए इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। दूसरा है हमारा यहाँ पर, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, तो ये हो जाएगा आपका तुलना किए जाने के कारण उपमा अलंकार हो जाएगा। तीसरा है आपका, बच्चों के बेसुध होकर दौड़ने पर पृथ्वी द्वारा घूमकर संरक्षण प्रदान करना, तो ये हो जाएगा आपका दृश्य बिंब का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। और अगर करेक्ट विकल्प की बात करें तो पहला वाला जो विकल्प है हमारा क वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये भी 5 नंबर का है आपका, पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर का, क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, जाति प्रथा के संबंध में ये आपका जो है सो गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी पैसेज से रिलेटेड, कि अंबेडकर के अनुसार भारत में श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो श्रम विभाजन के आधार की बात करें तो श्रमिकों की वंश परंपरा, ये उनके श्रम विभाजन का जो है सो आधार है। यानी कि मान लीजिए कोई कुम्हार है, ठीक है, क्या है, कुम्हार है, तो ये फिक्स हो गया कि भाई वो यहाँ पे मिट्टी के ही बर्तन बनाएगा। कोई लोहार है, किसी की जाति लोहार है, तो वो लोहे के सामान इस तरह से बनाएगा। तो यहाँ पर अंबेडकर के अनुसार कहना है, अंबेडकर जी के अनुसार, कि भारत में श्रम विभाजन का आधार है श्रमिकों की वंश परंपरा। ठीक है, तो इस तरह से आप घ वाला विकल्प चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाद्यांश के आधार पर कौन सा कथन गलत है। तो गाद्यांश के आधार पर हमारा जातिगत व्यवसाय अनिवार्य होना, ये चीज गलत है हमारा। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो श्रमिकों की अगर हम लोग सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा यहाँ पर बच्चों अरुचित कार्य के लिए बाध्य होना, जिसका अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उसके अंदर उसको वो काम देता है। मान लीजिए कि कोई पत्थर ढोना नहीं चाहता है, कोई दिमाग से काम करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो पैदा हुआ है निचली जाति में, तो उसको अगर ये मतलब पत्थर ढोने के लिए मजदूरी में लगा देंगे तो वो थोड़ी ना कर पाएगा, वो तो कंप्यूटर वर्क इस तरह से चीजें कर पाएगा अच्छी तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का हमारा घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, कि समता मूलक समाज में श्रम का विभाजन डैश के आधार पर किया जाता है। समता मूलक जो समाज होता है ना, उसके अंदर श्रम का जो विभाजन होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा दक्षता के आधार पर। ठीक है, तो ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, यहाँ अभी कथन और कारण वाला दे दिया है क्वेश्चन। यहाँ कथन क्या कह रहा है
कि जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। और कारण क्या कह रहा है कि कानून सभी जातियों को जीविकोपार्जन का समान अवसर मुहैया करवाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कथन ए सही है और कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से ग वाला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, यहाँ पर निर्देशानुसार आपको उत्तर देने हैं और छठा क्वेश्चन 10 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। और ओके, पहला क्वेश्चन है कि यशोधर पंत घर वालों के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं बिठा पाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अपने सिद्धांतों और धाराओं के कारण वो यहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कहानी में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरियों का मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है बच्चों, दोनों पीढ़ियों के विचारों में अंतर देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो ओल्ड जनरेशन कुछ और सोचती है, नई जनरेशन कुछ और सोचती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि कहानी में संयुक्त परिवार की किस समस्या को दर्शाया गया है। तो कहानी के अंदर जो संयुक्त परिवार होता है ना बच्चों, उसका दिखाया गया है परिवार कलह की समस्या, यानी परिवार के अंदर जो कलेश वगैरह हो जाता है ना, उसकी समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आनंद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, तो वो है हमारा यहाँ पर बच्चों, आनंद अपने दादा की अपेक्षा माँ के सामने भावनाएं व्यक्त कर पाते थे। तो यहाँ पर घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनंद अपनी उम्र के हिसाब से अधिक डैश प्रतीत होते थे। तो वो क्या प्रतीत होते थे बच्चों, वो होते थे आपका विवेकी, ज्यादा से ज्यादा विवेक थे, उनके पास सब्र बहुत था, एक तरह से कह लीजिए। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला यहाँ पर कि कथन कह रहा है बेसिकली कि शिक्षक के सार्थक परिश्रम की गवाही आनंद है। और कारण कह रहा है कि शिक्षक पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि मुंह और नजो दंडों की सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया। तो लेखक ने अनुमान लगाया बच्चों कि सभी व्यवस्थाओं में अनुशासन का, ये अनुमान लगाया लेखक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक को यह कैसे पता चला कि सुव्यवस्था हेतु शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका अजायब घर में हथियारों के न मिलने से। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन कि अंजो दंडों की शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता पहचाननी है आपको। तो वो है हमारी बच्चों शासन का सैन्य शक्ति पर निर्भर न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बौद्ध स्तूपों को देखकर अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक को कैसी अनुभूति हुई। जैसे ही बौद्ध के स्तूपों को देखा अतीत के मतलब अतीत में दबे पांव के पाठ के लेखक ने, राइटर ने, तो उसको कैसा लगा उनको। ठीक है, तो उनको लगा बच्चों यहाँ पर सौंदर्य से अभिभूत हो गए वो। ठीक है, तो ये चीजें उनको यहाँ पर पता चला। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए इंग्लिश कोर बेसिकली नहीं पढ़ाता हूँ मैं, इंग्लिश इलेक्टिव ज्यादातर मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी जो भी मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने आपको समझाया है आंसर की के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसको हम लोग बच्चों करेंगे लेकिन पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है, इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर जो हमारा बच गया सेक्शन बी उसको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आप बेल का आइकन या घंटा या घंटी कुछ भी कह सकते हैं वो शो करेगा आपको, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।